हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पॉलन ग्रेन या स्टेमन के बारे में, यानी प्लांट के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इससे पहले हम लोग प्लांट फ्लावर का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं और फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को पढ़ना है फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी स्टेमन किस तरह का होता है। इससे पहले के जो भी लेक्चर्स हैं डिफरेंट चैप्टर्स के, तो उसकी वीडियो, ये क्लास 12 का हमारा लेक्चर है और इससे पहले क्लास 11 के लेक्चर की वीडियोस भी सेपरेट प्लेलिस्ट में यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप उसको हमारे चैनल से एक्सेस कर सकते हैं। और PYQ वगैरह की वीडियोस भी हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, और शॉर्ट वीडियोस भी पढ़ी हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की, तो उसको भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका हर एक लाइक हमारे लिए ATP की तरह वर्क करता है कि हम इस तरह की वीडियोस आपके लिए और बना के लाएँ। तो अब तक हम लोग प्लांट के जो फ्लावर होता है तो फ्लावर के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं, फ्लावर का यूज़ क्या होता है और फ्लावर के पार्ट्स क्या क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी स्टेमन के बारे में। ठीक है, ये एंड्रोशियम का पार्ट होता है, यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, उसको बोलते हैं एंड्रोशियम। उसी में ही एक पार्ट, उसी का ही जो है एक पार्ट है स्टेमन। यानी कभी कभी स्टेमन अकेला भी होता है और कभी ग्रुप में भी होता है। तो ग्रुप में होगा तो इसको एंड्रोशियम बोलेंगे, और जब ये अकेले तो एंड्रोशियम भी बोल सकते हैं और स्टेमन भी बोल सकते हैं। तो ये इस तरह का होता है। ये हमने डंडी देखी थी फ्लावर में भी, ये स्ट्रक्चर है एंथर और इसका फिलामेंट। ये दो चीज़ें इसमें होती हैं। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है पॉलिन इसका स्टेमन का। इसमें एंथर होता है और फिलामेंट होता है। तो इसको यहाँ पे एक बार हाईलाइट कर देते हैं, क्या एंथर है क्या फिलामेंट। ऊपर का पोर्शन जैसे एक हॉकी स्टिक होती है, तो हॉकी स्टिक का जो ऊपर का पोर्शन होता है उसका हेड होता है ग्लोबुलर, वैसे ही यहाँ पे स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं एंथर। और उसकी जो डंडी होती है हॉकी स्टिक की, उसी तरह से ये फिलामेंट है। यहाँ पे ये फिलामेंट है। अब जब हम लोग एंथर को कट करते हैं, जब एंथर को कट करते हैं तो इसका ट्रांसफर सेक्शन करेंगे। जैसे एक आलू को कट किया जाता है या भिंडी को, तो उसके अंदर जैसा दिखता है, भिंडी को जब कट करते हैं या खीरे को कट करते हैं तो उसके अंदर जैसा दिखता है, इसी तरह से एंथर को जब कट करेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में कट किए हैं इसको, इस तरह से बीच से कट किए हैं, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसके डिफरेंट पार्ट्स दिखते हैं। ठीक है, इसके डिफरेंट पार्ट्स दिखते हैं। तो इसके पार्ट्स क्या क्या हैं यहाँ पे, तो इसमें सबसे पहले क्या है, पॉलन सेक्स है। इसके अंदर जो हम खाली खाली जगह देख रहे हैं इसको बोलते हैं पॉलन सेक्स। क्या बोलते हैं, यह पॉलन सेक्स, यानी पॉलन के थैले एक तरह से होते हैं। इसमें पॉलन ग्रेन्स भरे होते हैं। पॉलन ग्रेन्स यही मेल गैमेट की तरह वर्क करते हैं और ये हैप्लॉइड होते हैं। बाकी सारा स्ट्रक्चर डिप्लॉइड है। पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं। ये दाने दाने जैसे यहाँ पे दिख रहा है, छोटे छोटे बॉल के जैसा, ठीक है, ग्रेन्स के जैसा, तो ये इसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन, और ये मेल गैमेट की तरह वर्क करता है। यही जो है जब एंथर रप्चर करेगा तो ये पॉलन ग्रेन जो है हवा से या पानी से या किसी इंसेक्ट के थ्रू दूसरे फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी गायनोशियम पे जाएगा और कार्पेल या पिस्टल पे जाएगा और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आगे बढ़ाएगा। तो ये पॉलन ग्रेन होता है। और इसके बाद आता है लाइन ऑफ डिहाइसेंस। यहाँ पे है लाइन ऑफ डिहाइसेंस, जहाँ से ये रप्चर होता है, एंथर जो होता है जहाँ से फटता है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ डिहाइसेंस। तो लाइन ऑफ डिहाइसेंस पे ये फटेगा। जैसे यहाँ पे ये पिंक पिंक सी बनी हुई है, ये लाइन ऑफ डिहाइसेंस बनी है, तो ये लाइन ऑफ डिहाइसेंस होती है। लाइन ऑफ डिहाइसेंस से ही ये जो क्या है एंथर है, ये रप्चर होता है और यहाँ से पॉलन सेक्स जो है, यहाँ पॉलन ग्रेन्स जो है यहाँ से बाहर निकलते हैं। यहाँ से बाहर निकलते हुए दिख भी रहा है, यहाँ पे कुछ पॉलन ग्रेन बाहर निकलते हुए दिख भी रहा है। ठीक है, किनारे किनारे से निकल रहा है। जब भी लाइन ऑफ डिहाइसेंस रप्चर करती है पूरी तरह से, जब मैच्योर हो जाता है एंथर, जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा तब ये लाइन ऑफ डिहाइसेंस वहाँ पे रप्चर हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी और फिर यहाँ से पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे। तो अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके ये टिपिकल स्टेमन है, 3 डायमेंशनल कट सेक्शन है एंथर का। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन ग्रेन। स्टेमन जो होता है इसके अंदर एंथर यानी माइक्रोस्पोरेंजिया जो पॉलन सैक उसके अंदर का, और फिर इसके बाद है पॉलन ग्रेन, उसके अंदर बन रहा है मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन को हम लोग मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसमें क्या है, स्टेमन 2 पार्ट इसके होते हैं स्टेमन के। यहाँ पे 2 पार्ट बताए गए हैं, 2 पार्ट्स हैं इसके। और इसके 2 पार्ट कौन कौन से हैं, एक पार्ट होता है फिलामेंट जो लंबा और स्लेंडर होता है। ठीक है, फिलामेंट
बताया तो हॉकी स्टिक की डंडी के जैसा या एक रॉड के जैसा होता है, लंबा और क्या है, सिलेंडर है, ये पूरा पार्ट है, ठीक है। तो ये क्या है, फिलामेंट है। नेक्स्ट है टर्मिनल, जनरली बाइलोब और एंथर, इसके ऊपर एंथर होता है जो क्या होता है, टर्मिनल होता है, इसके ऊपर एंथर है जो टर्मिनल है, जैसे हॉकी स्टिक में हेड उसका होता है गोल गोल, इसी तरह से टर्मिनल है। और बाइलोब्ड है, इसमें दो लोब होते हैं, दो लोब देखने को मिलते हैं, जैसे यहाँ पे दो लोब हैं। दो लोब कौन कौन से होते हैं, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, तो यहाँ पे दो लोब कौन कौन से हैं, एक ये लोब है और एक ये लोब है, ये दो लोब कहे जाएंगे, ठीक है। दो अलग अलग पॉलन सैक्स हैं, तो इनको दो लोब बोलते हैं, टू लोब्स, ठीक है। और हर एक लोब में दो थेका होते हैं, ठीक है। तो डाइथेकस ये हो जाता है, हर एक लोब में दो थेका होते हैं। तो इस तरह से ये देख रहे हैं, अगर हम बी से इसको पार्टीशन कर दें तो एक एक लोब जो ये दो थेका में डिवाइड हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं डाइथेकस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बाइलोब्ड और डाइथेकस स्ट्रक्चर हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसको हम क्या बोलेंगे, एंथर, ठीक है। ये एंथर होता है, ऊपर का पार्ट जो है और नीचे का पार्ट फिलामेंट है। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और पेटल ऑफ द फ्लावर। तो ये थैलेमस से जुड़ा रहता है, बेस से, फ्लावर के बेस से जुड़ा रहता है, ठीक है। हमने इसको स्ट्रक्चर में देखा था, जब हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा था, ये फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो यहाँ पे बेस पे ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये एंथर जो है कहाँ पे जुड़ा हुआ है, बेस पे, थैलेमस से, या थैलेमस से जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसके बेस से जुड़ा हुआ फ्लावर के। तो ये चीज़ हमने देखी थी, यही तो फिलामेंट जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं, इसमें इसकी पोजीशन हमने देख ली कि फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल एंड होता है, यानी पहला वाला एंड या सबसे नीचे का एंड, तो ये थैलेमस से अटैच होता है। प्रॉक्सिमल एंड किससे अटैच रहेगा, थैलेमस से, या फ्लावर के पेटल से भी कहीं कहीं पे अटैच रहता है। अब स्टेमन के नंबर और लेंथ जो होते हैं वेरिएबल अलग अलग होते हैं, अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग होते हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एंजियोस्पर्म जो एंजियोस्पर्म का जो एंथर है, याद रखना है कि एंजियोस्पर्म का एंथर किस तरह का होगा। ये सबकी बात नहीं हो रही है, सिर्फ एंजियोस्पर्म की यानी फ्लावरिंग प्लांट के एंथर की बात हो रही है। ये फ्लावरिंग प्लांट का एंथर किस तरह का होगा, बाइलोब्ड। फ्लावरिंग प्लांट का एंथर होता है बाइलोब्ड होता है, दो लोब इसमें होंगे और हर लोब में दो थेका होगा, यानी डाइथेकस स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे हमने देखा दो लोब कौन कौन से हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ पे दो लोब हैं, ये एक लोब है, ठीक है। पॉइंटर, एक मिनट, पॉइंटर ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पे ये एक लोब है पूरा, ठीक है, और ये एक दूसरा लोब है, दो, ठीक है, दो गोले जो हमने बनाए थे, ये दो लोब हैं और हर एक लोब में दो दो थीका, ये बीच में पार्टीशन ब्लू से हमने बना दिया है। तो यहाँ पे दो पार्टीशन, ठीक है, दो पिंक पिंक यहाँ पे है और दो पिंक पिंक यहाँ पे सेक्स है। तो इस तरह से यह चैम्बर है। तो ये डाइथेकस स्ट्रक्चर होता है, हर एक लोब में दो दो चैम्बर हैं। ऑफन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका। एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव बीच में होती है जो थीका को सेपरेट करेगी थीका को, ठीक है। तभी तो डाइथेकस स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे। इसके बाद क्या है, ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर जो होता है यहाँ पे ये हुआ ट्रांसफर सेक्शन। और ये एंथर कैसा होता है, अगर इसका पूछ ले कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, इसकी ज्योमेट्री कैसी है, तो ये 4 साइडेड टेट्रागोनल होता है। 4 साइडेड टेट्रागोनल किस तरह का होता है एंथर, 4 साइड होते हैं, टेट्रागोनल है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 4 साइड कैसे बन रहे हैं, ये 1 2 3 4 पॉलन सैक्स हैं, या इसमें 4 थेका है, तो इस तरह से ये दो लोग बन रहे हैं और उसमें 4 साइड बन रहा है ना, एक क्वाड्रिलेटरल जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, रेक्टेंगल या क्वाड्रिलेटरल जैसा। तो ये टेट्रागोनल जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बनता है, 4 साइडेड। और इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया भी हैं, ठीक है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, क्योंकि दो लोब हैं और हर एक लोब में दो थेका है। तो इस तरह से जो पॉलन सैक है उसका डिवीजन हो गया अलग अलग थेका में, तो 4 थेका बने, तो इसलिए 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। हर एक लोब में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, यहाँ पे क्या है, दो, हर एक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया और टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 इन ईच लोब आएगा। अब माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ पे होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं, कोने पे माइक्रोस्पोरेंजिया है। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या बनाते हैं, पॉलन सैक्स बनाते हैं, यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया पॉलन सैक्स बनाते हैं। और लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। ये पूरे में ऊपर से नीचे तक ये पूरा भरे रहते हैं, इससे ये पूरा फिल्ड रहते हैं, खाली ऊपर ही ऊपर नहीं, वहाँ पे पॉलन ग्रेन है, यहाँ पे ऊपर से नीचे तक पूरे में ये पॉलन ग्रेन हो गया। आप ड्रॉ कर देते हैं, अंदर के साइड ये दिखेंगे छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे यहाँ पे पूरे में होंगे, ठीक है, पूरी लेंथ में इसके। तो एंथर की पूरी लेंथ में यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे
इसकी, ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूडली होते हैं, लॉन्गिट्यूडली जो होते हैं फील्ड होते हैं पॉलन ग्रेन से, और माइक्रोस्पोरेंजिया से ही क्या बनता है, याद रखना है, माइक्रोस्पोरेंजिया से ही पॉलन सैक बनता है। यानी शुरू में माइक्रोस्पोरेंजिया रहेगा, बाद में वो पॉलन सैक में डेवलप हो जाएगा। जब उसके अंदर पॉलन ग्रेन डेवलप होने लगेंगे तो वो पॉलन सैक कहलाएगा। और ये पूरा लॉन्गिट्यूडली जो होता है ये फिल होता है पॉलन ग्रेन से, ठीक है। स्ट्रक्चर की इसकी हम लोग बात करते हैं, तो इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजिया अपीयर नियर सर्कुलर इन आउटलाइन, ठीक है। तो शुरू में तो क्या होगा कि माइक्रोस्पोरेंजियम दिखता है ये, ठीक है, सर्कुलर, या एक माइक्रोस्पोरेंजियम की हम लोग बात करें, ठीक है, एक, तो ये सर्कुलर दिख रहा है, जैसे ये है सर्कुलर दिख रहा है ना यहाँ पे, गोल गोल सा, ठीक है। एक माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा दिख रहा है, सर्कुलर, इसको देखा हम लोग तो गोल गोल दिख रहा है ये स्ट्रक्चर। तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा दिखता है, सर्कुलर दिखता है ना। और इसमें 4 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, कौन कौन सी 4 लेयर है, 4 लेयर है, एपिडर्मिस है, एंडोथीसियम है, मिडिल लेयर है और टैप्टम है। एपिडर्मिस है, एंडोथीसियम है, मिडिल लेयर है और टैप्टम, तो ये 4 लेयर इसमें प्रेजेंट हैं। इसको हाईलाइट कर देते हैं, छूट रहा क्या था, कुछ हो गया था बस। तो यहाँ पे ये 4 लेयर हैं, ठीक है। क्या हो गया, 4 लेयर हैं, और एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैप्टम, ठीक है। ये चारों लेयर इसमें आती हैं, ये चारों लेयर इसमें आती हैं, ठीक है। इसका यूज़ करते हैं, चलिए अभी हाइलाइटर, ठीक है। 4 लेयर है, 4 लेयर कौन सी, 4 लेयर है, कौन कौन सी है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैप्टम, ये 4 लेयर है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे है एपिडर्मिस में 4 लेयर कौन कौन सी और कहाँ कहाँ पे है। डायग्राम में इसको देख लेते हैं एक बार यहाँ पे, ठीक है। ये जो है इमेच्योर, ये यंग पॉलन वो है, यंग स्टैमेन है, और उसके एंथर का ट्रांसफर सेक्शन है, यंग वाला ये पूरा पोर्शन है, ये जो है इसी का दिखाया हुआ ट्रांसफर सेक्शन, ठीक है। ये सब यंग में आते हैं क्योंकि इसमें अभी पॉलन ग्रेन नहीं बने हैं। नेक्स्ट इसके बाद है जो ये अभी लोड हो रहा है ये, ठीक है, डायग्राम, तो ये मैच्योर वाला है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम यहाँ पे लोड हो रहा है, तो ये क्या है, मैच्योर वाला आएगा अभी। तो पहले इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें 4 लेयर बताई गई हैं कि एंथर में 4 लेयर्स होती हैं। जब इसको हम कट करते हैं, ट्रांसफर सेक्शन निकालते हैं इसका, बीच ऐसे लेकर कट कर, जैसे आलू कट करते हैं खीरे को, तो उस तरह से इसको कट करें तो सबसे बाहर की लेयर जो होगी एपिडर्मिस है, सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस होती है, ठीक है। इसकी जैसे हम लोग में स्किन होती है तो उस तरह से ये एंथर में सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस है। उसके अंदर कौन सी लेयर है यहाँ पे, उसके अंदर है एंडोथीशियम, एपिडर्मिस के अंदर एंडोथीशियम, फिर एंडोथीशियम के अंदर है टेपिटम, एंडोथीशियम के अंदर टेपिटम, और टेपिटम के अंदर फिर है स्पोरोजनस टिश्यू, ठीक है। तो ये याद रखना है, सीक्वेंस इसका याद रखना है कि एपिडर्मिस ये नंबर 1 पे है, ठीक है, एंडोथीशियम ये नंबर 2 पे है, टेपिटम ये नंबर 3 पे है, और फिर सबसे अंदर है स्पोरोजनस टिश्यू, ठीक है। तो इनर मोस्ट लेयर कौन सी है, टैप, यहाँ पे एक और लेयर आ जाती है टेप्टम के बाहर, ये मिडिल लेयर, तो मिडिल लेयर पहले आएगी फिर टेप्टम आएगा। तो टेप्टम अब नंबर 4 पे इसको करते हैं, टेप्टम को करते हैं नंबर 4 पे, नंबर 4 पे, ठीक है, नंबर 4 पे कर देते हैं। तो एपिडर्मिस नंबर 1 पे, एंडोथीशियम नंबर 2 पे, मिडिल लेयर नंबर 3 और टैप्टम नंबर 4, यानी इनर मोस्ट लेयर टैप्टम है, आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस है, और सबसे अंदर स्पोरोजनस टिश्यू है। इस डायग्राम में भी देख लेते हैं, इसको बड़ा करके दिखाया गया है, यहाँ पे बीच में कनेक्टिव भी दिखाया गया है, यहाँ पे बीच में कनेक्टिव बना हुआ है, लगता है कुछ फंस रहा है डायग्राम वगैरह लोड होने में टाइम लग रहा है इसको।
एक मिनट। तो यहाँ पे हम लोग ने कहाँ तक देख लिया। हाँ, ये बीच में कनेक्टिव भी होता है, कनेक्टिव है जो एंथर जो फिलामेंट से कनेक्ट है, तो ये कनेक्टिव जो होता है इसको सपोर्ट करता है, यानी फिलामेंट के थ्रू ये क्या है, कनेक्टिव से एंथर कनेक्ट रहता है, सपोर्टेड रहता है। तो जैसे हम लोग में स्पाइनल कॉर्ड जिस तरह से वर्क करती है ना सपोर्ट के लिए, उसी तरह से इसमें कनेक्टिव वर्क कर रहा है, एक सपोर्ट दे रहा है ये एंथर को। तो यहाँ पे नेक्स्ट है इसमें क्या है कि एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर और माइक्रोस्पोर, ये सही से डायग्राम दिया हुआ है, इसमें सब क्लियर लिखा हुआ है कि पहले नंबर पे क्या है, पहले नंबर पे है एपिडर्मिस, पहले नंबर पे एपिडर्मिस, दूसरे नंबर पे एंडोथेशियम, तीसरे नंबर पे मिडिल लेयर्स और फोर्थ नंबर पे है टैपेटम। नीचे वो लिखा हुआ है, अभी लोड नहीं हुआ पेज, थोड़ा टाइम लग रहा है लोड होने में। तो इसके अंदर है माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल है। तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। टैप्टम सब, इसके बाहर की लेयर जो हमने टैप्टम पढ़ी है अभी, तो टैप्टम क्या करती है, टैप्टम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। जब पॉलन ग्रेन डेवलप होते रहते हैं तो टैप्टम क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। यहाँ पे हम देखेंगे टैप्टम जो है, ठीक है, 3 आउटर वॉल लेयर जो है ये प्रोटेक्शन का काम कर रही है, ठीक है। 3 वॉल लेयर्स जो होती हैं ये प्रोटेक्शन करती हैं। 3 वॉल लेयर्स कौन कौन सी हैं, 3 वॉल लेयर्स, 3 वॉल लेयर्स में आता है, और डिहाइसेंस में भी इनका रोल होता है, डिहाइसेंस में भी, ठीक है, यानी वो जो रप्चर हो रहा है एंथर, तो उसमें भी इनका रोल होता है। तो 3 वॉल लेयर्स यहाँ पे कौन कौन सी है, एक है एपिडर्मिस सबसे बाहर की, फिर उसके अंदर है एंडोथेशियम, फिर उसके अंदर मिडिल लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर। तो ये 3 वॉल लेयर्स हैं जो प्रोटेक्शन कर रही हैं और डिहाइसेंस में भी रोल कर रही हैं, रोल प्ले कर रही हैं। यानी उसको पॉलन ग्रेन जो अंदर डेवलप हो रहा है वो सेंसिटिव है थोड़ा, तो उसको प्रोटेक्शन का काम कर रही है। माइक्रोस्पोर मदर सेल को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। माइक्रोस्पोर मदर सेल को एमएमसी बोलते हैं, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, एमएमसी। तो उसको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। और जो इसके बाहर क्या कर रही है कि जब मैच्योर हो जाएगा पॉलन ग्रेन, ठीक है, तो उसको क्या करेंगी, या जब एंथर मैच्योर हो जाएगा तो जो 3 वॉल लेयर्स हैं वो लाइन ऑफ डिहाइसेंस से रप्चर करेंगी और फिर पॉलन ग्रेन को रिलीज़ करेंगी। तो लाइन ऑफ डिहाइसेंस से रप्चरिंग में भी और माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन ग्रेन के प्रोटेक्शन में भी, दोनों तरह से 3 वॉल लेयर्स जो है एपिडर्मिस और एंडोथेशियम और मिडिल लेयर, ये तीनों रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट है इनर मोस्ट वॉल लेयर जो है टैपेटम। टैपेटम क्या कर रही है, टैपेटम बताया भी कि ये नरिशमेंट करती है पॉलन ग्रेन का, या जो स्पोरोजस टिश्यू होता है उसका, तो ये नरिशेस करती है पॉलन ग्रेन को, ये याद रखेंगे, डेवलपमेंट पॉलन ग्रेन का नरिशमेंट में रोल प्ले करती है। तो टैप्टम का रोल क्या है कि ये पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, क्योंकि पॉलन ग्रेन जो है अभी छोटे हैं, जब वो धीरे धीरे डेवलप होंगे, बाद में वो जब जाइगोट बन जाएगा, उसके बाद एम्ब्रियो बन जाएगा, तब वो प्लांट बनेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, फिर वो अपना फूड अपने आप ले सकता है। अभी तो अपने आप फूड अपने आप नहीं ले सकता, खुद से नहीं बना सकता फूड, तो ये इसमें रोल प्ले करती हैं टैप्टम। सेल्स ऑफ द टैप्टम possess dense cytoplasm generally have a more than one nucleus, ठीक है। इसमें जो टैप्टम में क्या होता है कि डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ये याद रखना है कि डेंस साइटोप्लाज्म होता है और मोर देन वन न्यूक्लियस होता है, मोर देन वन न्यूक्लियस। डेंस साइटोप्लाज्म में मोर देन वन न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये बाइन्यूक्लिएट भी कभी कभी हो जाती हैं ना, किसी किसी उसमें टैप्टम सेल जो होती हैं बाइन्यूक्लिएट भी देखने को मिलेगी, यानी एक से ज़्यादा न्यूक्लियस जनरली रहता है। व्हेन द एंथर इज यंग, अच्छा डेंस साइटोप्लाज्म टैप्टम है, क्योंकि इसको क्या है नरिशमेंट प्रोवाइड करना है, तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म बड़ा डेंस होता है, ताकि वो दूसरे को भी यानी स्पोरोजेनस टिश्यू को भी न्यूट्रिशन दे सके, पॉलन ग्रेन को भी न्यूट्रिशन दे सके, ठीक है, इसलिए डेंस होता है, ज़्यादा इनके अंदर मटेरियल होता है। When the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium। तो एंथर जब यंग होगा, एंथर जब बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा ये यंग होगा, अभी ग्रोथ कर रहा होगा, तो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स होती हैं, ठीक है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स होती हैं, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं स्पोरेंजियस टिश्यू, और ये कहाँ पे होती है, सेंटर पे होती हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर पे होती हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर पे होती हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है कि कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजेनस सेल्स होती हैं, इनको बोलते हैं स्पोरेंजियस टिश्यू, और ये माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर पे होती हैं।
ठीक है, अभी हमने देखा कि सबसे अंदर की साइड थी, यहाँ पे डायग्राम में हमने देखा था ये चीज़ कि सबसे अंदर की साइड जो थी इसी को हम बोल रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियस टिश्यू, स्पोरोजनस टिश्यू। ठीक है, डायग्राम लोड होने में एनसीईआरटी के डायग्राम जो होते हैं ना, एनसीईआरटी की पीडीएफ या एनसीईआरटी के डायग्राम, तो इसके लोड में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वही चीज़ यहाँ पे लैग कर। ये लोड हो गया। ठीक है, तो इस तरह का दिखता है हमको ये स्ट्रक्चर। यहाँ पे इसको हाईलाइट नहीं अभी किसी चीज़ कर दो, नहीं तो ये फिर प्रॉब्लम होने लग जाएगी। पता नहीं कि इसमें प्रॉब्लम हो रही है बार बार। तो ये हमने देख लिया कि सबसे अंदर क्या माइक्रोस्पोर मदर सेल, फिर उसकी माइक्रोस्पोर मदर सेल है, और यहाँ पे ये मैच्योर होगा तो ये क्या करेगा, लाइन ऑफ डिहाइसेंस रप्चर हो जाएंगे और पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे। तो ये सारे पॉलन ग्रेन यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। ये दिख रहा है, ये मैच्योर वाला मैच्योर डिहाइस्ड एंथर। ठीक है, यहाँ से पॉलन ग्रेन रिलीज होते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट इसके बाद है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में एमएमसी जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। ठीक है, स्पोरोजेनस टिश्यू है, और इससे क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा। स्पोरोजेनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, लेकिन कैसे बनता है, पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगी। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होगी इसमें मियोसिस होगा। मियोसिस होगा तो आपको पता है कि मियोसिस में क्या होता है, 1 से 4 सेल बनती है। मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनती है, माइटोसिस में 1 सेल से 2 सेल। और मियोसिस में जो सेल बनती है वो हैप्लॉइड होती है। मियोसिस में कैसी सेल बनती है, हैप्लॉइड सेल बनती है। तो यहाँ पे हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। तो पॉलन मदर सेल से क्या होगा, पॉलन मदर सेल में मियोसिस होगा और उससे माइक्रोस्पोर बनेंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना, ये क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और इसमें जो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं वो 4-4 के क्लस्टर में होते हैं, 4-4 के ग्रुप में होते हैं। तो इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। और यहाँ पे एंथर जो होते हैं ये मैच्योर एंड डिहाइड्रेट होते हैं। एंथर्स किस तरह के होते हैं, मैच्योर जब होते हैं तो डिहाइड्रेट यानी वाटर कम हो जाता है इसमें, और माइक्रोस्पोर्स एक दूसरे से अलग होने लगेंगे। पहले तो क्लस्टर में होते हैं, टेट्राड में होते हैं, बाद में एक दूसरे से अलग होने लगते हैं, और ये क्या बना लेते हैं, पॉलन ग्रेन में डेवलप हो जाते हैं। तो माइक्रोस्पोर एक दूसरे से सेपरेट होकर पॉलन ग्रेन में डेवलप हो जाएंगे। फिर इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरियम स्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हजारों की संख्या में ये माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन बन जाते हैं, यानी बहुत सारे माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन बन जाएंगे। ये इसीलिए तो ज़्यादा बनते हैं क्योंकि बहुत सारे पॉलन ग्रेन तो जब बनते हैं उसी टाइम पे जो है बनने के बाद इन्वायरमेंट में जब रिलीज़ होंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे किसी ना किसी वजह से, वाटर की वजह से, विंड की वजह से वो इधर उधर चले जाएंगे या डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ज़्यादा बनना जरूरी होता है माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन का। अगर ज़्यादा नहीं बनेंगे तो चांसेस कम रहेंगे कि ये फीमेल जो है फ्लावर के फीमेल पार्ट यानी कार्पेल या पिस्टिल तक पहुंच पाए और फर्टिलाइजेशन कर पाए। तो जितने कम रहेंगे उतने ही चांसेस कम रहेंगे फर्टिलाइजेशन होने के। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रोस्पोर बनते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा रहें। अगर 100 है तो 100 में से 10 या 100 में से 1 कम से कम वो फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुँच जाए और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन कर सके ना। इसी से तो फिर सीड बनता है। Microsporangium, several thousands of microspores और pollen grains are formed that are released with the dehiscence of ether। फिर pollen grain की हम लोग बात करते हैं तो ये मेल गैमेटोफाइट होता है, यहाँ पे लाइन लिखी हुई है। pollen grain क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट होता है। और अगर आप हिबिस्कस को देखो तो हिबिस्कस में आप देखते हो तो येलोइश पाउडरी pollen grain जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, ये pollen grain होते हैं। येलोइश पाउडरी जो चीज़ होगी जब उसको छूओगे आप इसके एंथर को तो उसमें पीला पीला कलर का होता है। ठीक है, येलो, तो वही होता है pollen grain। इसको हम लोग ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, स्लाइड वगैरह पे देख सकते हैं। इस तरह का पॉलन ग्रेन दिखते हैं अलग अलग फ्लावर में, अलग अलग तरह के। बहुत ही ये अमेजिंग स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, और इसका स्कल्पचर जो होता है बहुत अमेजिंग होता है, डिफरेंट कलर का, डिफरेंट शेप साइज़ का, माइक्रोस्कोप में देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये चीज़ है पॉलन ग्रेन, अलग अलग फ्लावर के अलग अलग शेप के पॉलन ग्रेन होते हैं। ठीक है, तो ये दिखाए गए पॉलन ग्रेन जो शुरू में 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड थे। स्लाइड में देखने की स्लाइड का एक दिया हुआ डायग्राम, तो 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड थे। फिर उसमें सबसे पहले क्या था यहाँ पे कि पॉलन, ये अब ये पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट बताया कि पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है। तो पॉलन ग्रेन का जो डेवलपमेंट होता है ये कैसे होता है, जैसे पॉलन ग्रेन है तो पॉलन ग्रेन में सबसे पहले ये एक ही न्यूक्लियस होता है और इसका साइटोप्लाज्म होता है। धीरे धीरे इसमें वैक्यूल वगैरह का फॉर्मेशन होगा और न्यूक्लियस यहाँ पे है ही, और न्यूक्लियस में फिर डिवीज़न होंगे। ठीक है, ये असिमेट्रिक स्पिंडल वगैरह यहाँ बन रहे हैं। यहाँ पे हम जानते हैं कि प्लांट सेल में सेंट्रियोल होता है, तो यहाँ पे सेंट्रियोल जैसा कोई स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिल रहा है।
यहाँ पे सेंट्रियोल नहीं देखने को मिल रहा है, तो ये सेंट्रियोल एब्सेंट होता है प्लांट सेल में, इसलिए असिमेट्रिक स्पिंडल बन रहा है। और फिर ये जो एक सेल थी वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल में। पहले ये एक सेल थी, पूरी सिंगल सेल थी पॉलन ग्रेन की। ये पॉलन ग्रेन जब होता है तो पॉलन ग्रेन के अंदर का डेवलपमेंट है, ठीक है। ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, ठीक है। तो जब पॉलन ग्रेन रिलीज होता है तो उस टाइम पे ये 2 सेल स्टेज में होता है, ये चीज़ ध्यान देनी है। पॉलन ग्रेन जब रिलीज होगा, ठीक है, शेड होगा, तो 2 सेल स्टेज में होगा, यानी इसमें एक वेजिटेटिव सेल होगी, एक जनरेटिव सेल होगी। जनरेटिव सेल में फिर फर्दर डिवीजन होता है, इसमें 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, तो इसको बोलते हैं 3 सेल स्टेज। तो कभी कभी कुछ जो पॉलन ग्रेन है वो 3 सेल स्टेज में भी क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। लेकिन मेजॉरिटी में क्या होते हैं कि पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में ही, यानी इसमें वेजिटेटिव सेल होगी और जनरेटिव सेल होगी, तो इसमें रिलीज होते हैं। जनरेटिव सेल जो होती है इसी से मेल गैमेट बनते हैं। एक जनरेटिव सेल जब इसमें डिवीजन होगा इसके न्यूक्लियस में, तो 2 मेल गैमेट बनेंगे, और 2 मेल गैमेट बनेंगे वो फिर जाके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करेंगे, पॉलिट्यूब वगैरह बनेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देनी है। अच्छा, यहाँ पे 2 लेयर इसकी होती है पॉलन ग्रेन की, बाहर की लेयर एक्साइन, अंदर की एंटाइन। बाहर की एक्साइन, अंदर की एंटाइन। तो एक्साइन जो होता है, एक्साइन में हम लोग क्या देखने को मिलता है, एक्साइन में देखने को मिलता है यहाँ पे इसका नाम है स्पोरोपोलिन। एक सब्सटेंस होता है स्पोरोपोलिन। ये हार्ड आउटर लेयर है, बाहर की हार्ड लेयर होती है, और इसमें रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। हाई टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, हाई टेम्परेचर पे भी ये सर्वाइव करती है, स्ट्रॉन्ग एसिड पे भी, मतलब बहुत ज़्यादा का टेम्परेचर हम लोग देते हैं तो भी ये रह सकती है। डिजर्ट वगैरह जैसी कंडीशन हो गई तो उसमें भी पॉलन ग्रेन सर्वाइव कर सकते हैं। या एसिडिक कोई अल्कलाइन जो बोलते हैं ना, सॉल्टी लेक हो गई, या एसिडिक स्प्रिंग हो गया एसिडिक, या ओशन का एसिडिक वाटर हो गया, तो उसमें भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। और जैसे प्रिमिटिव अर्थ था तो उस टाइम पे क्या था कि एसिडिक एनवायरनमेंट था, ठीक है, एसिडिक जो है वहाँ का वाटर था ओशन वगैरह का, तो उसमें भी ये सर्वाइव कर पा रहे थे। और अल्काली होते हैं, यानी अल्कलाई एसिडिक, ये इसका नेचर जो होता है, या बेसिस जो होते हैं तो उसमें भी सर्वाइव कर जाते हैं। कोई भी एंजाइम जो होता है वो स्पोरोपोलिन को डिग्रेड नहीं कर पाता, खत्म नहीं कर पाता, ठीक है। ऐसा कोई एंजाइम नहीं खोज पाया है जो स्पोरोपोलिन, यानी जो इसके एक्साइन में, इसके सबसे बाहर की लेयर जो एक्साइन है पॉलन ग्रेन की, उसमें जो स्पोरोपोलिन है उसको कोई डिग्रेड कर दे, उसको कोई तोड़ दे, ऐसा कोई एंजाइम नहीं बना है। पॉलन ग्रेन एक्साइन है प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर, ठीक है। अब इसमें एक जर्म पोर भी होता है, छोटा सा अपर्चर होता है, यहाँ पे बना नहीं है साइड में, इस तरह से जनरेटिव सेल के साइड एक छोटा सा अपर्चर होता है, इसको बोलते हैं जर्म पोर। यहीं से तो मेल गैमेट से नीचे जाता है, डिसेंड करता है। और इसमें जर्म पोर में याद रखना कि जर्म पोर में स्पोरोपोलिन नहीं होता। जर्म पोर में क्या नहीं होता, स्पोरोपोलिन नहीं होता है, जर्म पोर में एब्सेंट होता है स्पोरोपोलिन में। पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं फॉसिल के जैसे इसको प्रिजर्व किया जाता है। पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं तो ये फॉसिल के फॉर्म में नेचर में प्रिजर्व रहते हैं, ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक, क्योंकि इसमें स्पोरोपोलिन है, जल्दी डिग्रेड नहीं होंगे, जल्दी खत्म नहीं होंगे, तो ये बहुत टाइम तक नेचर में प्रिजर्व रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, ठीक है। और इनका बहुत फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट पैटर्न और डिज़ाइन होता है, ठीक है। इंटाइन जो होती है थिन एंड कंटिन्यूस लेयर होती है, सेलुलोज और पैक्टिन होता है। इंटाइन में क्या होता है, ये एक कंटिन्यूस थिन एंड कंटिन्यूस लेयर है, ठीक है, अंदर की जो लेयर है, और इसमें सेलुलोज और पैक्टिन होता है। सेलुलोज या पैक्टिन क्योंकि प्लांट सेल है, सेलुलोज वगैरह होता है, साथ में पैक्टिन भी होता है। और इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके अंदर है फिर, ठीक है। एंटाइन के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल होती है। वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है और जनरेटिव सेल छोटी होती है, ठीक है। वेजिटेटिव सेल में अबंडेंट फूड रिजर्व होता है, बड़ी है तो इसमें फूड रिजर्व भी ज़्यादा है, ठीक है, बड़ी है और इसमें फूड रिजर्व भी ज़्यादा है, ठीक है। और शेप इसका कोई फिक्स नहीं है, इसका न्यूक्लियस का शेप वगैरह कोई फिक्स नहीं होता। जनरेटिव सेल जो होती है ये वेजिटेटिव सेल के हम कह सकते हैं साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती है, तैरती रहती है, छोटी सी होती है, एक साइड होगी या तैरती रहेगी वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। स्पिंडल शेप की होती है, ठीक है, स्पिंडल शेप साइटोप्लाज्म इसका होगा, स्पिंडल साइटोप्लाज्म होगा और न्यूक्लियस होगा। तो जनरेटिव सेल में किस तरह का साइटोप्लाज्म होता है, स्पिंडल, या एक हर एक लाइन से यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, इसके हर एक लाइन एनसीईआरटी बहुत जरूरी पढ़ना। इसका साइटोप्लाज्म किस शेप का है, स्पिंडल शेप का है, ठीक है। और इसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये देख रहे हैं ना स्पिंडल, स्पिंडल का मतलब होता है ऐसे लंबा लंबा मुगदल के जैसा, ठीक है, स्पिंडल ना, जैसे डंबल होता है इस तरह का। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स पॉलन ग्रेन, ये तो 2 सेल और 3 सेल स्टेज बता दी कि जनरली 2 सेल स्टेज में होते हैं, यानी वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल दिख रही होती है। कभी कभी जनरेटिव सेल में डिवीजन भी हो जाता है तो मेल गैमेट 2 बन जाते हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे एक वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में डिवीजन की वजह से 2 मेल गैमेट, तो 3 यहाँ पे क्या हो जाती हैं, 3 सेल स्टेज भी कभी कभी हो जाती है। फिर पॉलन ग्रेन से कुछ लोग को एलर्जी भी होती है, ब्रोंकियल एफ्लिक्शन भी होता है, जो खेत वगैरह के आसपास जैसे लोग रहते हैं, या हम लोग कभी खेत वगैरह के आसपास जाए
तो स्प्रिंग सीजन वगैरह में तो क्या होता है कि छींकें वगैरह आएंगी, क्योंकि क्या होगा, एलर्जी होने लगती है सांस में जब ये जाते हैं ना पॉलन ग्रेन, तो ये एलर्जी क्रिएट कर देते हैं। और क्रोनिक बहुत लंबे टाइम तक अगर कोई खेत वगैरह में काम कर रहा है तो उसको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है। तो ये अक्सर गांव के लोगों में देखने को मिलता है, उनको अस्थमा या ब्रोंकाइटिस रहता है। पार्थेनियम के जो या कैरेट ग्रास जो होती है, ठीक है, वो इंडिया लाई गई थी। असल में इंडिया को जब वीट को बाहर से लाते थे, क्योंकि पहले वीट वगैरह की कमी होती थी इंडिया में, तो बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता था, ठीक है। बाद में तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया तो उतनी कोई दिक्कत नहीं। तो वीट वगैरह और कोई जो भी फसल बाहर से लाते थे इंडिया, तो उसके साथ कुछ ना कुछ पार्थेनियम ग्रास वगैरह इसके स्पोर्स आ जाते थे। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रो करने लग गई, और इसके पॉलन ग्रेन जो होते हैं इससे बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, पॉलन एलर्जी होती है। तो ये याद रखना है कि पार्थेनियम ग्रास जो होती है, कैरेट ग्रास जिसको बोलते हैं, एक वीड है ना, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है खेत में, अपने आप अननेसेसरी ये प्लांट होता है, अपने आप उग जाता है खेत में, और फिर ये दूसरी फसलें जो होती हैं उनको भी नुकसान पहुँचा रहा होता है, हार्म कर रहा होता है। तो ये पार्थेनियम जो होता है, पार्थेनियम के स्पोर्स जो होते हैं ना, पार्थेनियम के स्पोर्स क्या होते हैं कि ये खेत वगैरह में आ जाते हैं और अपने आप ग्रो करते हैं। तो इससे जो प्लांट बनेंगे कैरेट ग्रास वगैरह, तो इसके पॉलेंस क्या करते हैं, एलर्जी इंड्यूस करते हैं, ठीक है। कोई आसपास से जाएगा अगर खेत के तो उसको एलर्जी की सिम्टम आ जाएंगे, छींक वगैरह आएगी और सब चीज़ें होंगी। पॉलन ग्रेन्स रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, यानी न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा इनमें होता है, ठीक है। और पॉलन टैबलेट्स, जैसे यहाँ पे डायग्राम बने हुए, पॉलन टैबलेट भी अब तो आने लगी मार्केट में, फूड सप्लीमेंट भी इसके आने लगे हैं, ठीक है। बी पॉलन फ्रॉम इंग्लैंड 30 टैबलेट, पॉलन प्रोडक्ट, ठीक है, क्रीम शेक आ रहा है, हर चीज़ें आ रही हैं पॉलन की। और टैबलेट्स और सिरप की रूप यूज़ क्या है, फॉर्म में इसका कंजम्पशन होता है। टैबलेट भी लोग इसके लेते हैं, सिरप भी लेते हैं, क्योंकि हेल्थ के लिए बेनिफिशियल भी होता है। और एथलीट वगैरह या रेस हॉर्सेस भी इसको लेते हैं ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकें, क्योंकि हेल्थ के लिए भी अच्छा है। जैसे हनी होता है, तो हनी भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, हनी को भी लोग डेली कंज्यूम करते हैं। उसी तरह से बी पॉलन जो होता है, ये भी हेल्थ के लिए क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। यानी जो पॉलन ग्रेन है, जो बीज कलेक्ट करती हैं पॉलन ग्रेन वगैरह, तो ये पॉलन ग्रेन जो होते हैं ये भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और इसकी टैबलेट सिरप ये सब चीज़ें मार्केट में मिलती हैं, अवेलेबल है। तो इसको एथलीट या रेस हॉर्सेस वगैरह को दिया जाता है ताकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए। फिर इसकी बात करते हैं कि वाइबिलिटी जो होती है, तो इनकी वाइबिलिटी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। स्टिग्मा पे जब लैंड करते हैं, वाइबिलिटी का मतलब क्या है कि जैसे ये पॉलन ग्रेन जो है शेड कर रहे हैं स्टिग्मा पे जाके लैंड कर जा रहे हैं, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे जाएंगे, कार्पेल या पिस्टल पे जाएंगे, तो वहाँ पे जब लैंड कर रहे हैं तो बनने और लैंड करने से बीच का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं वाइबिलिटी, यानी इसका लाइफ स्पैन, पॉलन ग्रेन का लाइफ स्पैन, कि पॉलन ग्रेन जब बना और फिर जब वो रिलीज़ होके स्टिग्मा पे गया, ठीक है, तो उसके बीच का जो पूरा टाइम होता है, ठीक है, स्टिग्मा से पे पहुँचने से पहले का टाइम, तो ये पूरा जो ड्यूरेशन होता है ये किसी में कम भी होता है, किसी में ज़्यादा भी होता है, ठीक है। यानी किसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन कम टाइम तक सर्वाइव करेगा, किसी का ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करेगा। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे, ठीक है, ये सब चीज़ें टेम्परेचर ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती हैं। तो जैसे रोजेसी वगैरह के देखते हैं, लेगुमिनेसी एंड सोलनेसी, ठीक है, इनमें मंथ कई महीनों तक ये चीज़ होती है, पॉलन ग्रेन की वेबिलिटी होती है, रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलनेसी, यानी दाल वगैरह वाले जो पौधे होते हैं, रोज़ वाले, गुलाब या दाल वाले, ये आलू वाले पौधे जो होते हैं, ठीक है, बैंगन वगैरह जो हो गए ना, इस तरह के पौधे हो गए, प्लांट्स हो गए, तो इनमें पॉलन ग्रेन की वेबिलिटी ज़्यादा होती है। और राइस में, वीट में, इनमें पॉलन ग्रेन 30 मिनट तक सर्वाइव कर सकता है, 30 मिनट तक, ठीक है। तो राइस, वीट, पॉलन ग्रेन इन सब में राइस और वीट में पॉलन ग्रेन 30 मिनट तक सर्वाइव करता है। और रोज़ और लेग्यूम यानी पल्सेस और ब्रिंजल, इन सब में क्या करता है, ये जो पॉलन ग्रेन होता है ये कुछ महीनों तक सर्वाइव करता है। जबकि हम खजूर वगैरह में अगर देखें, ठीक है, फिनिक्स डैक्टिलिफेरा बोलते हैं ना, तो ये जो खजूर होती है उसमें, यानी डेट्स जो होते हैं, तो इसमें कई सालों तक, ठीक है, हज़ारों सालों तक पॉलन ग्रेन सर्वाइव करते हैं। और इसको हम लोग स्टोर करके भी रख सकते हैं, ठीक है, पॉलन ग्रेन को स्टोर करके भी रख सकते हैं, सीमेंट जैसे रखे जाते हैं स्टोर करके, ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू, उससे से पॉलन ग्रेन वगैरह भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन किस में स्टोर करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में 196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो पॉलन ग्रेन को हम लोग स्टोर भी कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में 190 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। पॉलन बैंक्स इसके लिए बनाए गए हैं, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, तो ये ताकि हम लोग पॉलन ग्रेन को, जो अच्छी वैरायटी के फ्लावर होते हैं उनके पॉलन ग्रेन को हम लोग स्टोर करते हैं, ताकि उससे फिर हम लोग बाद में और अच्छे अच्छे फ्लावर डेवलप कर सकें और अच्छे अच्छे प्लांट डेवलप कर सकें। तो पॉलन जो होते हैं पॉलन ग्रेन्स, इनका स्टोरेज भी किया जाता है। तो इस तरह से हमने पॉलन ग्रेन्स के बारे में पूरा सब कुछ पढ़ा डिटेल से, कि पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है ना, पॉलन ग्रेन जो होते हैं
जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का वो क्या होता है, स्टेमन वगैरह के बारे में पढ़ा, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा, फिर पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, और फिर पॉलन ग्रेन के यूज़ के बारे में पढ़ा। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। कहीं कोई भी डाउट अगर आपको रहता है तो आप कमेंट करके हमारे चैनल के या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, या हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन करके और अपना कमेंट या जो भी आपका डाउट या क्वेरी है उसको आप क्लियर कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।